फेज ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो? हाँ ठीक है, तुम लोग समझते हो अवस्था परिवर्तन। और रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लिखो आप, फेज ट्रांसफॉर्मेशन occurs at normal boiling and melting point are reversible phase ट्रांसफॉर्मेशन। ये है ऐसे जो वो होते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पर होते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कब डिफाइन होगा? कांस्टेंट, वो तो होता ही होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं कई बार लिख चुका हूं कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिखा हूं कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। और रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो नॉर्मल टर्म लगा हुआ है ना, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला टर्म लगा हुआ है, ये कब डिफाइन होते हैं? जब जो प्रेशर होता है ना, ठीक है ना, प्रेशर जिस पे वो 1 atm होता है, 1 atm पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, 1 atm प्रेशर पे जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, है ना, या फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, वो क्या होगा? वो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, है ना। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब 1 atm प्रेशर पे जो भी होगा, मतलब 1 एटमॉस्फेयर जो आप बोल रहे हैं ना, अभी यहाँ बोला ना आपने कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, तो 1 atm प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो नॉर्मल होगा। 1 atm के अलावा जैसे मान लो वाटर ले लिया, एक बार जरा वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वाटर के एग्जाम्पल में 1 atm प्रेशर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप ये 1 atm का डेटा बदल दोगे तो ये डेटा बदल जाएंगे और प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है, प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे? देखो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इस बारे बात पर, आगे करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वेपराइजेशन का। तो वेपराइजेशन में क्या होगा? वेपराइजेशन में H2O जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? H2O गैस में कन्वर्ट होगा, और प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना। और कितना रहेगा प्रेशर? 1 atm, और टेम्परेचर कितना रहेगा? 373 केल्विन। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? हाँ, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे रिवर्सिबल माना है। टी इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ सकता है, यस और नो? क्यों आ सकता है? क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, तो ये डी क्यू अंदर बचेगा, केवल डी क्यू रिवर्सिबल। ये जो डी क्यू रिवर्सिबल है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यही जो क्यू रिवर्सिबल है ये पता किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ लिखना डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इसकी जगह पे, है ना। और ये जो क्यू है ना, ये मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन लिख सकता हूँ, और जो टी होगा वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक तरह से हमको लिखना चाहिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। N फॉर नॉर्मल, B फॉर बॉइलिंग, P फॉर पॉइंट, ठीक है। ये Q को डेल्टा एच क्यों लिखा? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में Q डेल्टा एच के बराबर होता है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, है ना। ये लेकिन कब बन सकता है? केवल नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर ही बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ?
देन अगर हम में से कहा जाए फ्रीजिंग के लिए, दूसरा एग्जाम्पल है, फ्रीजिंग किया जाए। फ्रीजिंग में क्या होगा, फ्रीजिंग में H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, H2O सॉलिड में, आइस जो है ना, लिक्विड जो है ना, वाटर जो है ना, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये भी कब होगा, ये भी P इक्वल टू 1 ATM पर होगा और T इक्वल टू 273 केल्विन पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फाइनली इसके लिए भी यही करोगे, सेम बात करोगे, T बाहर आएगा, फिर Q आएगा, ऐसे करके फाइनली कहाँ पहुंचोगे। इसके लिए भी क्या ये लिखा जा सकता है, डेल्टा S ऑफ, फाइनली क्या आएगा, डेल्टा S ऑफ फ्यूजन इक्वल टू क्या आएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T आएगा, यस और नो। और इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन अपॉन T कौन सा, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, यस और नो। इस तरीके से क्या करोगे आप वेपराइजेशन में और फ्रीजिंग वगैरह में, इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, बोलो, हाँ, एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये वो वैल्यूज नहीं रहेंगे तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं रहता है, फिर इरिवर्सिबल हो जाता है ना, फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है। वो तरीका फिर डिफरेंट है, उसके तरीके से बाद में काम करेंगे। इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, नोट करो आप इसको, हो गया हेडिंग सबका, है ना। तो जैसे ये देखोगे इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आएगा जैसे ही, तो पहली बात जो आपके सामने समझ में आएगी, वो सबसे पहला बात जो आप लिखोगे, वो लिखोगे डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सबसे पहला बात स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक। दूसरा बात, डेल्टा S ऑफ, ये जो फॉर्मूला था आपका कौन सा, DQ रिवर्सिबल अपॉन T, ये नॉट वैलिड हो जाएगा, ये आप नहीं लगा सकते, ठीक है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने डेफिनेशन में बोला था हीट एडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली डिवाइड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट इज एडेड। तो यहाँ तो रिवर्सिबली तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो पूरा इरिवर्सिबल चलेगा, कहाँ पे हीट ऐड करोगे, बात ही नहीं मिलता उसमें तो, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये फॉर्मूला नहीं वैलिड है। अब आपको चक्कर पड़ेगा क्या कि सर सारे प्रोसेस होते कैसे हैं, कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और आप वहाँ लगा नहीं सकते, है ना, वहाँ पे आप इसको लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपने लगाने के लिए अब आप कहोगे सर फिर कैसे कैलकुलेट करें, है ना। ये डेल्टा S जो आएगा वो सिस्टम का आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं SYS लिख देता हूँ ना, ये सिस्टम के लिए ही है ना, ये फॉर्मूला सिस्टम का ही है। तो आप क्या करना, एक काम कर लेना कि डेल्टा S ऑफ जो सिस्टम निकालना, कैलकुलेट करना, किस में कैलकुलेट करना, अगर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस का कैलकुलेट करना है तो पता है आप कैसे कैलकुलेट करना, आप डेल्टा S ऑफ सिस्टम किसके लिए कैलकुलेट कर लेना, रिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट कर लेना। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में जो रिवर्सिबल में चेंज आएगा वही चेंज यहाँ आएगा। अगर चेंज बराबर आ रहा है तो पक्के से रिवर्सिबल की एंट्रोपी किसके बराबर आ जाएगी, इरिवर्सिबल के बराबर आ जाएगी, या सुनो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है कौन सा, डेल्टा S ऑफ सिस्टम इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड होगा, इज वैलिड। आ रहा बात समझ में। इससे क्या कैलकुलेट होके आएगा, इससे कैलकुलेट होके आएगा ये, है ना, ये कैलकुलेट होके आएगा डेल्टा ऑफ सिस्टम, ये वाला जो है ना ये वैलिड हो जाएगा, ये रिवर्सिबल का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, इरिवर्सिबल। कि इसको नहीं लिखना चाहिए अपने को, क्योंकि हमने जब वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह किया था तो वहाँ पे बेसिकली अपने आप ही ये वैलिड हो जाएगा। डेल्टा ऑफ सिस्टम रिवर्सिबल का जो निकालोगे वही किसका हो जाएगा, इरिवर्सिबल का हो जाएगा। ये सब पे वैलिड है, सब जगह ये वैलिड रहेगा, इसको ये नहीं वैलिड है लेकिन ये वैलिड हो जाएगा, है ना। आ रहा है बात समझ में, इस तरीके से। तो इसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेल्टा ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने का तरीका जो आपने वहाँ अपनाया था वही आप क्या करना, यहाँ पे अपना लेना, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद डेल्टा ऑफ सिस्टम के लिए ये कर लिया, और ये हो जाएगा डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग, क्या होगा, डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग माइनस ऑफ डेल्टा S ऑफ सिस्टम के बराबर,
नहीं होगा, यहाँ गलती ऐसी मत कर देना, वरना ये दोनों जोड़ के कितना 0 कर दोगे, वो तो नहीं होगा। तो फिर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को कैलकुलेट कैसे करोगे? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को कैलकुलेट कैसे करोगे? तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा क्यू सराउंडिंग अपॉन टी होगा। ऐसे सराउंडिंग के लिए कोई रिवर्सिबिलिटी, बहुत बड़ी सराउंडिंग है उसके लिए रिवर्सिबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप क्यू सराउंडिंग अपॉन टी लिख दोगे। ठीक है, तो ये मेन बातें आपके दिमाग में फटाफट आनी चाहिए जब आप किस पे काम कर रहे हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस पे काम कर रहे हो। नोट करो इसको, आगे इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में टी ऑफ द गैस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा टी क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो अब क्या करना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना फिर से, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कौन सा? रिवर्सिबल का निकाल देना। तो क्या आएगा? एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NRln V2/V1, ये लगेगा। तो ये जब लगा रहे होगे तो उस समय क्या करना, इसको 0 कर देना। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो रिवर्सिबल का आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आएगा NRln V2/V1, यही किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एस ऑफ, बोलो, सिस्टम किसका? इरिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। क्या सुनो, आ रहा है समझ में वाली बात, है ना? तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। नाउ व्हाट अबाउट द डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग? आजकल सराउंडिंग का भी पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसको भी कर लें। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा बोलो? वो हो जाएगा क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी हो जाएगा, या सुनो, हाँ, क्यू ऑफ सराउंडिंग क्या बन जाएगा? क्यू ऑफ सराउंडिंग बन जाएगा माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी, या सुनो, बन जाएगा, है ना? और जब आइसोथर्मल FLT को जरा देखो, फ्रॉम FLT आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई बराबर क्या लिखोगे? Q प्लस W। यहाँ डेल्टा ई क्या होगा? 0। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस Q। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? माइनस Q ऑफ सिस्टम, ये भी तो है माइनस Q किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा, या सुनो। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो होगा वो हो जाएगा W इरिवर्सिबल अपॉन टी, और W इरिवर्सिबल पता किसके बराबर आएगा? माइनस P एक्सटर्नल V2-V1 अपॉन टी, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर जब बनाएगा कोई भी, है ना? अच्छों के कंसेप्ट हिला देगा। अगर उसने वो पूछ दिया आपसे, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग पूछ दिया ना, तो हालत ख़राब कर देगा लोगों की, अगर उनको चीज़ें नहीं पता हैं ठीक से, है ना? तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो आएगा वो क्यू सराउंडिंग अपॉन टी माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी माइनस क्यू करके W इरिवर्सिबल, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो ज़रूर कहेगा कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, उससे लेकर आपको आना है। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, इसको और इसको जोड़ोगे, तो पक्के से डेल्टा ऑफ यूनिवर्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना? कौन सा? ये वाला नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना? आपको क्या लग रहा है कि ये मैंने माइनस, अच्छा क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्यू डेल्टा सिस्टम कर दिया? ये कह रही है कि इसको ये माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी जो लिखा हुआ है, ये एक तरह से माइनस डेल्टा एस हो जाएगा, सिस्टम का हो जाएगा, वहाँ जाके जोड़ के 0 हो जाएगा, ऐसा ही ना? ऐसा फील आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, फील ऐसा आ रहा है। तो एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? तो जो लोग इसको समझते हैं, अच्छे से समझा है, उनको ये जरूर स्ट्राइक करता है कि गड़बड़ हो रहा है ना? तो इस गड़बड़ी को देखो कैसे दूर करते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे काम करते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना? तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होगा उसमें ग्राफ याद है आपको? ऐसे आता था, है ना? यूँ ग्राफ आएगा ऐसे करके, इसके नीचे का एरिया क्या होता था? वर्क डन होता था।
तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, W रिवर्सिबल को मैं मान लेता हूँ -100 जूल, क्योंकि मैंने एक्सपेंशन किया तो मैं माइनस साइन लूंगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ही क्या आएगा, 0, यस और नो। तो Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा बताओ, माइनस W के बराबर, तो -W मतलब +100 जूल, यस और नो, दिख रहा है सबको, है ना। तो ये +100 जूल हो जाएगा, समझना ध्यान से ना, बिल्कुल यहाँ से जाना मत, है ना। 100 जूल हो जाएगा, ठीक। तो डेल्टा S ऑफ सिस्टम जो होगा किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो होगा Q रिवर्सिबल अपॉन T। इसमें तो लगा ही सकता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 जूल डिवाइड बाई T, मतलब 100 अपॉन T आ जाएगा, यस और नो। ये आ गया, ये किसका आ गया अभी, ये किसका आ गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो इतना ही जो V1 से V2 तक आपने जो एक्सपेंशन किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना आपने V1 से V2 तक एक्सपेंशन किया था रिवर्सिबली, उतना ही एक्सपेंशन आप करो इरिवर्सिबली, ठीक है। उतना ही एक्सपेंशन आप करो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करो, ठीक है। तो मुझे, आपको याद है ग्राफ कितना आया था, वो छोटा सा रेक्टेंगल आया था, ऐसे करके रेक्टेंगल आया था, ये वाला, ये आया था रेक्टेंगल ऐसे, है ना, आया था इस तरीके का पीवी ग्राफ जो बनाया था हम लोगों ने, हाँ सबको याद आ गया। तो ये रेक्टेंगल आ गया इस तरीके से, इसका वर्क डन कितना मान लोगे, थोड़ा कम मान लो इससे, कितना मान लें, W इरिवर्सिबल -20 जूल मान लें, ये सुनो। तो मुझे यहां पर भी डेल्टा ई क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर Q इरिवर्सिबल कितना आएगा, बोलो, +20 जूल, जैसे यहां आया था +100 जूल, यहां +20 जूल आएगा। तो यहां पे आप मुझे डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग बताओ कितना आएगा, हाँ सराउंडिंग कितना आएगा, Q सराउंडिंग, बोलो, ये आएगा Q सराउंडिंग अपॉन T आएगा, Q सराउंडिंग अपॉन T आएगा, यस सुनो, बोलो, आएगा। और Q सराउंडिंग कितना होगा, हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही बात है, माइनस का 20 जूल अपॉन T आएगा, यस और नो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस वाले केस में, है ना, इसमें जो Q सिस्टम वो आएगा, ये इसी में Q सिस्टम कितना आएगा, जैसे डेल्टा S ऑफ सिस्टम कितना आएगा, तो सराउंडिंग का आ गया 20/T नहीं आएगा, यही तो है, यही गड़बड़ है। डेल्टा S ऑफ सिस्टम जो आएगा, मैं यहां लिख के बता रहा हूं, डेल्टा S ऑफ सिस्टम जो आएगा वो कितना आएगा, ये किसके लिए चल रहा है, डेल्टा ऑफ सिस्टम किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। डेल्टा ऑफ सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस कितना आएगा बताओ, रिवर्सिबल के बराबर, रिवर्सिबल के बराबर। और रिवर्सिबल में कितना आया था, 100/T आया था, समझे। अब जरा इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग कितना आ रहा है, सिस्टम कितना था 100/T माइनस 20/T कितना आएगा 80/T, ये पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल वाले प्रोसेस में डेल्टा ऑफ यूनिवर्स क्या आएगा, हाँ ग्रेटर देन 0 आ तो रहा है, डेल्टा ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो तुम्हारा जो डाउट था कि ये -Q सिस्टम अपॉन वो करके इसको उसी के बराबर आ जाएगा, नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, NR V2/V1 आएगा, वो आपको 100/T देगा, और ये जो वैल्यू आएगा डेल्टा ऑफ सराउंडिंग माइनस PX V2/V1, ये क्या देगा, ये आपको -20/T देगा। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको नेट कितना मिलेगा, 80/T मिलेगा। इस तरीके से डेल्टा ऑफ यूनिवर्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इससे अच्छा कंसेप्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल एक एक बात क्लियर हुई है क्लास में इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन तो इरिवर्सिबल के ही बनते हैं अच्छे, और सराउंडिंग का पूछो तो फिर तो खतरा ही, मतलब समझ लो,
अच्छे अच्छों के लिए खतरा हो जाएगा। सराउंडिंग अगर पूछ दे, अब आजकल आते भी क्वेश्चन एडवांस वगैरह में सराउंडिंग वगैरह क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी कुछ आपकी एडवांस लेवल तक की भी कुछ टॉपिक में तो तैयारी हो गई है, वहाँ तक भी आप पहुँच गए हो, बहुत ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा वहाँ पे आगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, हम लोग इसके आगे काम करेंगे।